हेल्दी हैं। तो आज का जो सेशन मैंने आप लोगों को सर्कुलेट किया था कि जो सेशन होने वाला है, आप सबको पता है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा खत्म होने वाला है और अक्टूबर का महीना। तो इस महीने में ये जो सेशन बेसिकली अभी भी लोग एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शो हो रहा है। तो बेसिकली इस महीने में जो हमें मेरा जो ये टॉपिक रखने का मतलब है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कि हाउ टू यूज टीएन्स प्रोडक्ट्स इन विंटर। मैंने आप लोगों को जो सेशन का टाइटल सर्कुलेट किया, दैट वाज हाउ टू यूज टीएन्स प्रोडक्ट्स इन विंटर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीएन्स के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का तरीका कुछ बदल जाएगा विंटर्स में। तरीका तो वही रहेगा, डोजेस वही रहेंगे, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि आपके पास जो नॉलेज है सबसे पहले आपके काम आनी चाहिए, फिर दुनिया के काम आनी चाहिए, और उसके बाद पैसे कमाने के आपके लिए फायदेमंद भी होनी चाहिए। तो जो आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं आपके काम कैसे आनी चाहिए, तो आपकी फैमिली अगर टीएन्स के प्रोडक्ट्स की मदद से बच सकती है विंटर्स में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम से, ये आपका एडवांटेज होगा। उसके बाद आप इसी बात की सलाह दे सकते हैं, और उसके बाद विंटर्स में जब आप अपना बिजनेस प्लान लोगों को बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, तो किन प्रोडक्ट्स और किन चीजों के ऊपर आपको हाईलाइट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट रहेंगे इस ट्रेनिंग के। तो आप लोग पेन और पेपर भी अपना तैयार रखिएगा। हो सकता है आप लोग कुछ कुछ नोट डाउन करना प्रेफर करें। तो जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि अभी विंटर शुरू होने वाला है। देश के हर पार्ट में विंटर एक जैसा नहीं होता। हमारा देश बहुत विशाल है, और कुछ पार्ट्स में बहुत एक्सट्रीम विंटर होता है, कुछ पार्ट्स में माइनस में टेम्परेचर जाता है, -30 तक भी टेम्परेचर जाता है हमारी कंट्री में। तो कुछ में मॉडरेट विंटर होता है, लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और उसी के हिसाब से अलग अलग एरियाज में होने वाले प्रॉब्लम्स भी बदलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कौन से एरिया में होंगे। जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे ज्यादा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस संबंधी समस्या। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहाँ होंगे? आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे आपका नोज है, थ्रोट है, विंड पाइप है, लंग्स है, ये सारी चीजें जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो। और कभी कभार जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो आपके हार्ट में, चेस्ट में इन्फेक्शन और दूसरे तरह के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और इसके अलावा खास तौर पे जो लोग पहले से ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की या भी किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वाले, या जिन लोगों के लंग्स वीक हैं कोविड की वजह से या दूसरे निमोनिया वगैरह की वजह से, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए परेशानी और बढ़ जाती है। बिकॉज बहुत सारे एरिया जो हमारे देश में जो पोल्यूशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पे स्मॉग की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास आती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की, जो खास तौर पे बच्चों को, छोटे बच्चों को, एल्डरली को और प्रेग्नेंट फीमेल को उससे बचाना, प्रेग्नेंट लेडीज को उससे बचाना काफी जरूरी हो जाता है। तो उससे, तो हम उसमें भी 2 चीजें देखेंगे कि इससे बचना कैसे, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उससे बचाव कैसे करना है, और अगर प्रॉब्लम कोई हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट लेना है, ये सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। उसके बाद और भी जो हेल्थ हार्ट रिलेटेड इशू, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि आप जो ठंड के समय में बॉडी का टेम्परेचर लो होने की वजह से अंदर जो आपका ब्लड है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो तो मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बाहर जो कोल्ड वेदर रहता है प्रिवेलिंग, तो कोल्ड में हमारे जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स जिसको खासतौर पे आप कहें कि ब्लड वेसल्स जो हैं, वो थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से खून को बहने के लिए उतना स्मूथ रास्ता नहीं मिलता जितना दूसरे वेदर में मिलता है। खासतौर पे जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है और जो लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं, जिनका एक्सपोजर कोल्ड से, कोल्ड वेव से ज्यादा होता है, तो हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उनकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब उनका बीपी, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी थोड़ा सा राइज हो सकता है। और इसके अलावा प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट्स या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने का इश्यूज है, वो लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और इसके अलावा ड्राई स्किन, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये तो ऑलमोस्ट सबके साथ होगी। क्योंकि सर्दी के समय में आपको भी पता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो जब आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो आपको समझना पड़ेगा कि उसको कोई ना कोई मॉइस्चराइजर देने की जरूरत है। विंटर के समय में 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो ये सब चीजें क्रिएट कर सकती है। एक ड्राइनेस की प्रॉब्लम, जो ड्राई एयर है उसकी वजह से, क्योंकि एयर में मॉइस्चर कम होता है। दूसरा, ठंडी है, पसीना नहीं आता,
तो ये सारी चीजों की वजह से आप क्या करते हैं, आप पानी भी कम पीते हैं, वाटर इनटेक आपको कम हो जाता है। वाटर इनटेक कम होने की वजह से जो यूटीआई या यूरिनल इन्फेक्शंस या किडनी इन्फेक्शंस या महिलाओं में होने वाले दूसरे तरह के गायनी इन्फेक्शंस, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से वहां की जो आपके प्राइवेट पार्ट की इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक होती है, तो दूसरी तरह के इन्फेक्शंस भी होने शुरू हो जाते हैं। तो वाटर इनटेक कम होने की वजह से ये इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके प्रति भी खास तौर पे जिन लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अब ठंडी का समय है तो चाय ज्यादा पियेंगे, होता है ना, ठंड लग रही है चाय पी लो, कॉफी पी लो, पकोड़े ज्यादा खा लेंगे, मसालेदार चीजें ज्यादा भाती हैं इस मौसम में। और खाना पीना भी ऐसा हो जाता है थोड़ा हैवी, क्योंकि लगता है कि पचने में आसान है लेकिन ऐसा नहीं है। तो खास तौर पर जिन लोगों को ब्लोटिंग की, गैस की, एसिडिटी की समस्या है और वाटर इनटेक ऑलरेडी कम हो जाता है, तो ये सब चीजें भी बढ़ने लगती हैं। तो आपको अपने लाइफस्टाइल, डाइट, वाटर इनटेक, ये सारी चीजों में सावधानियां भी रखने की जरूरत है ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच के रहें। सबसे पहले बीमारियों से बच के रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लाइफस्टाइल और डाइट को सही रख के बीमारियों से बचना। दूसरा, जब मैंने लाइफस्टाइल और डाइट की बात की तो दूसरा उसमें क्या दिक्कत आती है कि लाइफस्टाइल और डाइट की अगर हम बात करें तो दो तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि खाने में आपका न्यूट्रिशन कितना है, खाने की आपकी क्वालिटी कैसी है वो तो है ही, लेकिन खाने में आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है वो भी। तो आप सब जानते हैं कि अभी ज्यादातर लोग अपना खाने का सामान खरीदते हैं। कहने के लिए हम घर में खाते हैं लेकिन हमारा खाना तो सारा बाहर से ही आता है, दाल चावल गेहूं आटा, मसाला सब्जी तेल, जो भी है सब बाहर से आता है ज्यादातर लोगों का। बहुत कम किसान फैमिलीज हैं जो अपने खेत में अपने लिए उगाते हैं, और ज्यादातर लोगों का बाहर से आता है, खरीदते हैं। अगर जो किसान फैमिलीज भी हैं उनका भी आप देखेंगे कि दो तीन चीजों की खेती होती है, वो अपने खेत का होता है। तो कुछ चीजें जैसे किसी के घर में दूध बाहर से आ रहा है तो किसी के घर में तेल बाहर से आ रहा है, कि कोई दाल की खेती नहीं कर रहा तो दाल बाहर से आ रही है, फ्रूट्स बाहर से आ रहे हैं, किसी के वेजिटेबल्स बाहर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर के खाने पे हर कोई डिपेंड करता है। तो बाहर के खाने पे डिपेंडेंसी की वजह से, और जो बाहर खाना उपजा के बेच रहा है वो बेसिकली क्यों बेच रहा है, खाना कोई उपजा करके बेचता है तो उसका रीजन होता है पैसा कमाना। कोई भी धान उगा के बेच रहा है, चावल बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, उसका पर्पस है पैसा कमाना। तो पैसा कमाने में दो तरह के पर्पस होते हैं, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी फसल उगे और एक ही खेत में मैं मल्टीपल क्रॉप्स करूं ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। अब मल्टीपल क्रॉप्स की वजह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिशन कम हो जाता है, उसकी वजह से उसमें वो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं। उनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन वो अपना नुकसान भी तो नहीं झेलेगा ना। ऐसा नहीं है कि सब सभी बेईमान है या सभी आपको जान मारना चाहते हैं, लेकिन कोई अपना नुकसान भी तो नहीं करेगा। तो अपना नुकसान बचाने के लिए वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। इसके लिए उनकी मजबूरी होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करना। कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसके फसल और सब्जियों में कीड़े लग जाएं, इसीलिए वो, और या खरपतवार की वजह से उसका फसल खराब हो, तो वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फसलों को, और जो आपके खाद्यान्न है या जो दालें हैं या जो सब्जियां हैं वो लंबे लंबे समय तक स्टोरेज की जाती है, तो उस समय भी उनको बचाने के लिए उन पर प्रिजर्वेटिव्स स्प्रे किया जाता है, जो सब में कहीं ना कहीं केमिकल होता है। तो एक तो इसकी वजह से आपके खाने की क्वालिटी खराब हो रही है, उसमें केमिकल जा रहा है, टॉक्सिन्स जा रहा है। उसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है क्योंकि जमीन में न्यूट्रिशन नहीं था। जमीन में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर डाला, तो आपका जो खाने की चीज है उसने जमीन से क्या एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं किया, केमिकल एब्जॉर्ब किया। तो आपके बॉडी को क्या मिलेगा, केमिकल मिलेगा। यानी जो फायदा होना चाहिए वो तो नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत आती है विंटर्स में, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आता है दूसरा फैक्टर लालच का, कि लालच के चक्कर में आप सबको पता है कि फलों और सब्जियों में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन या इस तरह के जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो साइज 15 दिन में बढ़ना चाहिए था वो 15 घंटे में बढ़ जाता है, वो भी आपके शरीर में जाता है। इसके अलावा विंटर्स में थोड़ा लोगों का नॉनवेज की तरफ भी रुझान बढ़ जाता है जो नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज में भी चाहे वो एग हो, चिकन हो, मटन हो, सभी अभी हार्मोनल इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स के दम पे उनका साइज और वजन बढ़ाया जाता है। तो ये सारी परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना है।
तो आप मार्केट के खाने पे डिपेंड करते हैं। तो जब मैंने कहा फूड, तो फूड पे तो कंप्लीटली आप क्या, लाइफस्टाइल, खान पान और लाइफस्टाइल जब हम सही करने की बात करते हैं, तो आप जब सही करने की कोशिश करते भी हैं तो खान पान को कंप्लीटली सही नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक के नाम पे भी बेईमानियां होती हैं, सभी नहीं है लेकिन ज्यादातर बेईमानी होती है। ऑर्गेनिक कह के बेचते हैं लेकिन ऑर्गेनिक वो होता नहीं है। तो इन सबसे बचने का क्या तरीका है? देखिए, जो केमिकल मिल रहा है वो मजबूरी है, वो तो है। आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर यूज कर सकते हैं, साफ सफाई पे ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिलायबल सोर्सेज से अच्छे ब्रांड की चीजें खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको केमिकल जाएगा। लेकिन आप इससे बच कैसे सकते हैं? अब जैसे आपको बारिश हो रही है या धूप बहुत तेज है, कहीं जाना है, अब बारिश या धूप आप बंद तो नहीं कर सकते। तो वैसे ही मार्केट में जो माल प्रैक्टिस चल रही है उसको आप बंद नहीं कर सकते, सरकारें परेशान है उसके लिए, तो हम आप एज कॉमन मैन, कॉमन पीपल क्या कर लेंगे? लेकिन बारिश हो रही है तो छाता तो लगा सकते हैं। तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन है बचाव का। परेशानी क्या है? आपके खाने में न्यूट्रिशन कम है और टॉक्सिन्स ज्यादा है। तो आपको बचाव के लिए कुछ ऐसी चीजें सप्लीमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो डिटॉक्सिफाई करें आपकी बॉडी को, और जो खानों में, खाने की पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। मतलब आपको खाने से प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, विटामिन कितने चाहिए, एंजाइम्स कितने चाहिए, वो जो आपको नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, वो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स के तौर पे ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। तो ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। सप्लीमेंट्स के ऊपर खर्च करना एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरे वाले हेल्थ इंश्योरेंस में तो सिर्फ यही है कि आप बीमार हो जाएंगे तो इलाज का खर्चा वापस आएगा, लेकिन ये वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये आपको खर्चा होने से और बीमार होने से ही बचा लेगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। लाइफस्टाइल में सोने का टाइम, आराम करने का टाइम के अलावा एक और फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही लोगों की घर घट गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे या जिम वगैरह जाते हैं। लेकिन विंटर्स में ये एक्टिविटी भी ज्यादातर लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि बाहर बहुत सारे एरियाज में बहुत ज्यादा फॉग होता है, धूप निकलती नहीं है, निकलती भी है तो 10 से 11 बजे दिन में, तब तक तो ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। मॉर्निंग में उजाला लेट से हो रहा है, इवनिंग में अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। लोग सुबह उठते हैं, जब तक उजाला हुआ उठते हैं तब तक ऑफिस जाने का टाइम हो गया, जब तक घर वापस आते हैं तब तक अंधेरा हो गया। तो ये एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा सा ठंड लगती है तो बाहर निकलने में आलस भी होता है, तो आलस के फैक्टर की वजह से भी आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है। ठंडी है, जो ब्लड वेसल्स है वो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको विंटर्स में मत, उसके लिए आपको पता है कि टीएनस एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट बनाता है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। आप लोगों को पता है उसके बारे में? अगर नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जो लिखा हुआ है कि क्यों ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर्स हर परिवार के लिए जरूरी है। तो आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विंटर्स में एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेप थ्रोट। ये एक खास तरह का बैक्टीरिया है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं उसको। उस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ना तो आपको जीने देता है ना मरने देता, आपके थ्रोट में एक जलन, बर्निंग और ऐसे हमेशा एक स्टीप पेन जैसा इस तरह की चीजें होते लगती है। टॉन्सिल में जो सूजन बोलते हैं, होता है ना, टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल बढ़ गया, टॉन्सिल में सूजन, ना तो कुछ खाते बनेगा ना निगलते बनेगा। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पानी निगलने में और सांस निगलने में भी दर्द होने लगता है। हुआ है आप लोगों को? विंटर्स में ये होता है लोगों को, और आई एम श्योर सबको एक ना एक बार तो हुआ हो। ये खास तरह का ग्रुप ए, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। और ये बच्चों को बहुत परेशान, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना टॉन्सिल निकल गया, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारी चीजों को बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो इससे बचने के लिए नॉर्मल जो मैंने बताया कि अगर आपके पास बीसीएम एक्यूलाइफ है घर में, तो आप तो समझ लीजिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी फैमिली बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी आप बचे रहेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको मेंटेन करने से आप बचे रहेंगे। डाइट बैलेंस्ड रखिए अपना। बहुत ज्यादा ठंडी है कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा हैवी डाइट, बहुत ज्यादा चाय मत पीने लगने जाओ, ठंडी लग रही है थोड़ा एक चाय हो जाए, अरे बहुत ठंडी है हाथ ठंडे हो गए थोड़ा एक चाय बनाओ। चाय पीना बढ़ जाता है, आप मानो या ना मानो, आप सब एग्री करेंगे ठंडी में चाय पीना बढ़ जाता है।
ठीक है, बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, हाथ से बगल में चाय वाला गरम गरम चाय, उसका अरोमा आ रहा है, भैया एक चाय दे देना। मन, तो मन पे थोड़ा काबू रखिए। तो ठंडी में कभी बाहर गए, पकोड़े गरम गरम जलेबी दिख गई, तो जहां जो चीज गरम दिखती है अपने आप ही मन उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस चीज से बचने की कोशिश कीजिए, अपने डाइट को बैलेंस्ड रखिए। ठीक है, इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आपके पास बीसीएम नहीं है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो घर में आप ऑन द स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। आप बोलेंगे घर में जगह नहीं है, एक जगह पे खड़े होकर के भी आपने ऑन द स्पॉट रनिंग, मतलब आपने देखा होगा जो आर्मी या पुलिस वाले ड्रिल के दौरान एक ही स्टेप खड़े होकर के कदम ताल करते हैं ना, तो ऑन द स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आप, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहना चाहिए, बॉडी वार्म होनी चाहिए, बॉडी में उससे आपको, खासतौर पे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको तो करना ही चाहिए वार्म अप एक्सरसाइजेज। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि विंटर के दौरान लेथार्जी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, तो ब्रेन को ब्लड कम मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, तो जिसकी वजह से लेथार्जी और डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको स्ट्रेस से बच के रखना पड़ेगा। और अगर आप जो ब्लड सर्कुलेशन वाले और जो जिसको आप वार्मिंग एक्सरसाइज कह सकते हो वो अगर करते रहेंगे तो आप इससे भी बचे रहेंगे। पानी का इंटेक मेंटेन रखिए। विंटर आ गया इसका ये मतलब नहीं है कि पानी घटा सकते हैं। अगर आप ज्यादा, अगर आप 3 लीटर पानी नॉर्मली समर में पीते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 लीटर पे जा सकते हैं। लेकिन पानी लोग, बहुत सारे लोग, एक तो प्यास नहीं लगती, और बहुत सारे लोग इसलिए भी कम कर देते हैं, भाई रात में बार बार उठ करके रजाई से निकल के कौन जाएगा टॉयलेट, रात में उठने का बड़ा समस्या रहता है। और अगर यूरिन का सेंसेशन लगे तो जाइए, उसको रोक के रखना बुद्धिमानी नहीं है। प्रॉपर गर्म कपड़े पहनिए। और ठंड ऐसा नहीं है कि केवल हाथ पैर में, बॉडी में ही लगती है ठंड। नाक हमेशा बचपन से खुले रहने की आदत है तो महसूस नहीं होता, लेकिन नाक और कान से ठंडी हवा आपके शरीर के अंदर जा सकती है। तो जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा की या इस तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, और खास तौर पे जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके नाक और कान हमेशा ढके हुए रहने चाहिए। तो प्रॉपर वार्म क्लोथ्स पहनिए। और वार्म क्लोथ्स, ठंडी में एक और समस्या होती है कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं है धोने के बाद। अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग मशीन यूज कीजिए, क्लोथ ड्रायर यूज कीजिए, जो भी कीजिए। और सेटिंग होती नहीं है तो उसकी वजह से कपड़ों से जल्दी बदबू भी नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक कपड़े पहनते रहते हैं। स्वेटर 15-15 दिन, एक एक महीना नहीं धुलता है। अब सोचिए, आप कोई शर्ट गर्मी में पहनते हैं, आप उसको हर दिन धोते हैं, तो स्वेटर कैसे, आप डार्क कलर का ले लिया, जैकेट ले लिया, गंदा ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो 15 दिन तक गंदा नहीं होगा? गंदा होता तो है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन उस गंदगी में जो बैक्टीरिया पैदा होगा उसको सब पता चलता है कि इस बंदे को कैसे बीमार करना है। तो इसीलिए विंटर है, बदबू नहीं आ रही, और डार्क कलर का है, दिख नहीं रहा गंदा, तो लगे रहो इंडिया, हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन पहनते रहो, ऐसा मत कीजिए। बहुत सारी बीमारियां उससे भी होती है। और अगर आपको फ्लू के ज्यादा, मतलब जो इन्फ्लुएंजा टाइप का कोल्ड होने का ज्यादा चांसेस है, आप जानते हैं कि जो कोविड-19 था वो भी उसी का एक वेरिएंट था। ठीक है, तो उससे बच के रहिए। और अपने स्किन के मॉइस्चराइजेशन का खास ख्याल रखिए। आपके स्किन के मॉइस्चराइजेशन का खास ख्याल रखिए। अब हम आते हैं कि इससे बचने के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो कॉमन तो आपको बीसीएम है ही। घर में आपके जितने भी 12-13 साल से उम्र के, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको आप बीसीएम जरूर इस्तेमाल करिए, ताकि उनको बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। अगर एक साथ खड़े होने का टाइम नहीं है 15 मिनट, तो कोई बात नहीं, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट कर लीजिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। उसके अलावा एक्यूलाइफ अगर आपके घर में है, तो वो, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो पहले से यूज करें, अदरवाइज किसी को फ्लू हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को पहले से हार्ट, बीपी और अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसको, उसके लिए आपको खासतौर पे सावधान होने की जरूरत है। आपको पता है टीएन्स के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो लोगों ने ऐसे इस तरह के रिजल्ट्स लिए हैं वो जानते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जो लोग सालों से पंप ले रहे हैं, उनका ये परेशानी, इस अभी जो समय आएगा ना, नवंबर दिसंबर का, जनवरी का, उसमें बढ़ेगा। तो अगर आप अभी से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो उनको पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी इस विंटर।
तो अगर आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है तो अभी से सावधान हो जाइए। नहीं तो आपको ट्रीटमेंट तो उनका शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी चीजें हैं प्रॉब्लम के समय में, तो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं और रख सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या पहले से हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो उनको कुछ एक मेडिसिन दी जाती हैं जैसे ब्लड थिनर वगैरह। तो उसको आप टीएनस के किस चीज से रिप्लेस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आपके पास कॉलोलेस होना चाहिए। जैसे अस्थमा के प्रॉब्लम वाले के केस में आपके पास टीपॉली, जिंक और कॉर्डिसेप्स होना चाहिए, उनको वो सप्लीमेंट देना शुरू कर सकते हैं और हाइड केयर और एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कर सकते हैं। वैसे ही जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको आप ओमेगा, कोएंजाइम, कोलेलेस, एक्यूलाइफ और हिट केयर ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को कफ एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है और या घर में होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको घर में हमेशा विंटर में तो जनरली भी आपको तीन चार चीजें मैं रिकमेंड कर देता हूं, जो आपको मैं प्रोडक्ट की लिस्ट बताऊंगा कि आपके घर में क्या क्या हमेशा होना चाहिए, उसमें मैं बता दूंगा। कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को कफ कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो आप टीपॉली, जिंक और आयुष 64 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है घर में, भले अब उनको नहीं चल रहा हो, तो एक गोली आती है एलोपैथी की, सॉर्बिट्रेट। वो ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करता है। वो चेस्ट पेन, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले वही दिया जाता है। आप उसको चबाने के लिए बोल सकते हैं, जीभ के नीचे रखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ताकि वो घुल जाए, या पानी में घोल करके पिला भी सकते हैं। ठीक है। तो सॉर्बिट्रेट और एस्पिरिन, किसी के घर में अगर हार्ट का पेशेंट है तो या तो पहले से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो, उसको ठीक कर लो। हार्ट में ब्लॉकेज है, उसके ईसीजी में प्रॉब्लम आती है, या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो या तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो, उसको पूरा ठीक कर लो। और आपको पता है कि टीएंस के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स हैं कि 6 वीक्स अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो उनके ऊपर से खतरे में से वो निकल जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आप वो नहीं करना चाहते, आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा, तो जो सप्लीमेंट इक्विपमेंट्स लेने के लिए बजट नहीं अलाउ कर रहा, या कुछ और प्रॉब्लम है, आपको भरोसा नहीं है, ये भी तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि लोगों को बड़े वाले डॉक्टर पे पड़ा होता है, और बड़े डॉक्टर का डेफिनेशन पूछो कि बड़ा डॉक्टर कौन होता है, तो जो बंदा उनकी बीमारी ठीक करने के लिए मना कर रहा है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो उनको बड़ा डॉक्टर लगता है। खैर, उस बहस में नहीं पड़ रहे। तो अगर आपको भरोसा नहीं है, तो एटलीस्ट जिन लोगों के घर में हार्ट पेशेंट हैं, सॉर्बिट्रेट और एस्पिरिन ये दो गोलियां जरूर रखिए। और नहीं तो मैं तो बोलूंगा दोनों को चूर करके, दोनों का पाउडर मिक्स करके वो पुड़िया बना के रख लीजिए। क्योंकि हार्ट अटैक के केस में यही जान बचाने के काम में आता है, और विंटर्स के दौरान हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है आपके ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन रखना, यानी जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, उस पर कंट्रोल करना। तो उसके लिए कोलोलेस बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। उसके अलावा दूसरा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। तो आप जानते हैं कि अगर आप उनको ओमेगा, ओपीसी और हेड केयर का इस्तेमाल करेंगे और ब्रेसलेट पहना देंगे, तो ब्लड प्रेशर उनका नहीं बढ़ेगा। अगर उससे भी ज्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो उस केस में आप उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। तो उनके ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में अगर आप रखेंगे, तो हार्ट पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को फुल्ली कंट्रोल में रखिए, विदाउट मेडिसिन आप इन चीजों की मदद से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो सबके घर में होना ही चाहिए, सप्लीमेंट्स की बात मैं करूं तो आप सप्लीमेंट्स नोट कर लीजिए कि अगर आपके घर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी विंटर के दौरान आपके घर में क्या क्या सप्लीमेंट होना चाहिए। थोड़ी बहुत जिसको प्रॉब्लम है, अचानक से उसका बीपी हाइक हो सकता है, तो आप ऐसी चीजों के लिए बचाने के लिए आप ओमेगा, ओपीसी रखिए। मशीनें तो मैं तीनों रिकमेंड करूंगा। तो मशीन तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो तीनों मशीन घर में रखिए। नहीं तो ओमेगा और ओपीसी रखिए, क्योंकि अगर अचानक से किसी का बीपी शूट अप हुआ, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के अलावा तो नेचुरली कंट्रोल कर। दूसरा, कॉमन कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जिंक, टीपॉली और आयुष 64 रखिए आप। जिंक, टीपॉली, आयुष 64 ये आप रख सकते हैं कॉमन कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम में। आयुष 64 अकेला भी काफी होता है, बहुत ज्यादा है तो आप उसमें जिंक, टीपॉली भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा, और जिन लोगों को घर में अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अब कॉर्डिसेप्स भी रख लीजिए। ठीक है। इसके अलावा
जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जब चाय वाय ज्यादा पियेंगे और जिनको इसकी पहले से प्रॉब्लम है, या तो इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, नहीं तो कम से कम अपने घर में एफओएस जरूर रखिए। ठीक है। ये तो हो गए वो सप्लीमेंट्स जो आपको रखने चाहिए। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे ज्यादा है, पूरे साल के लिए आपको भरोसा नहीं है या बजट नहीं है, तो इस टाइम में उनको जिंक और प्रोकिड्स स्टार्ट कर। इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो साथ में एफी प्लस और स्पाइरुलिना भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जिंक और प्रोकिड्स कम से कम ये विंटर सीजन के लिए उनको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो ये तो हो गई सप्लीमेंट्स की बात। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, जो पर्सनल केयर, होम केयर की चीजें। सबसे जरूरी है कोलेलिस, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। ये भी रखिए, मैं भूल गया था कहना। अब हम आते हैं पर्सनल केयर और सप्लीमेंट्स के बात पे, सॉरी, पर्सनल केयर और होम केयर की बात पे। तो पर्सनल केयर में सैनिटरी पैड, नैपकिन, ये तो हमेशा होने वाली चीज है, ये रहेगा। ठीक है। कुछ लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जिनको ड्राई स्किन की पहले से प्रॉब्लम है, अगर वो टीएन्स के नाना हैंड वॉश को इस्तेमाल करते हैं फेस वॉश के तौर पे, तो वो क्या, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नाना हैंड वॉश सस्ता पड़ता है एज ए फेस वॉश, और जो इसका फोमिंग फेस वॉश है थोड़ा महंगा है, प्राइस में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली एक लगभग 300 रुपए की रेंज में है, एक 550 रुपए की रेंज में है, तो ठीक है, एक्सेप्टेड। बहुत सारे लोग नाना हैंड वॉश को फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये खासतौर पे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इट्स ट्रेमेंडस फेस वॉश, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। और फेस वॉश लॉन्च होने से पहले लोग उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए खास तौर पे विंटर्स में ये थोड़ी सी ज्यादा ड्राइनेस कॉज कर सकता है। तो फॉर विंटर बीइंग, जो लोग नाना हैंड वॉश को भी फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो स्विच कर जाएं किस पे, जो हमारा विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है उस पे। उसके बाद विंटर में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको आती है, तो विंटर में जो नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम को थोड़ा सा आप डाइलेट करेंगे, थोड़ा सा उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला करके तब रात को सोते टाइम में लगाएं। जो मस्ट हैव है वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके घर में जरूर होना चाहिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके घर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आपके बॉडी को, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल के, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और आप लोगों को पसंद भी आएगा। जो उसके तो वैसे हेल्थ के लिए भी और एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स भी बेनिफिट्स हैं, बट मैं चाहूंगा आपको मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में दिखाऊं जो उसके स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं उसके ही। और मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है कि लोग अभी भी एंट्री कर ही रहे। सबको दिख रहा है, विजिबल है ये है टीएंस का यस सर। वर्जिन कोकोनट। अब मैं आपको बता दूं, ये 500 ml का 1000 रुपीज का आता है, लेकिन मैंने इसको मार्केट के मिलने वाले जो फेमस ब्रांड्स हैं उसके साथ कंपेयर किया है। वो कंपेयर वीडियो भी मैंने आप लोगों को सर्कुलेट की थी। इसकी क्वालिटी, यानी मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि ये मार्केट में मिलने वाले दूसरे कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल से बेहतर है, ये उनका और इनका, इसका कोई कंपैरिजन में ही नहीं है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो मार्केट में मिलने वाले जो फेमस ब्रांड्स के वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कोई भी ब्रांड उठा के ले लो, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई भी, इससे कम प्राइस में, क्या इससे 50-100 रुपए फालतू में, आप उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल मानने से इनकार कर दोगे। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इतनी हायर लेवल की है उससे। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल को अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी दूसरे ब्रांड के वर्जिन कोकोनट ऑयल को वर्जिन कोकोनट ऑयल मानने से ही इनकार कर देंगे। ये मैं तो, आप चेक करके दिखा दीजिए, अगर इससे बेहतर मिलता है तो मुझे दीजिए आप। ये इसमें बाकी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा कि ये कैसे बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये पीडीएफ आप लोगों के पास है। अगर आपके पास नहीं है, और ये फूड के मामले में जैसे आप एडिबल ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा मेरा वर्जिन कोकोनट ऑयल का ऑलरेडी एक पूरा ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आज मेरा है जो विंटर के लिए, कि आप कैसे इसको स्किन के
तौर पे कर सकते हैं। तो ये आप फूड के तौर पे भी इस्तेमाल, खासतौर पे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनका फूड आप शिफ्ट कर सकते हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रूव हो चुका है कि दूसरे ऑयल्स की अपेक्षा अगर वो वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में, तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत अच्छा है। बट दैट असाइड, अभी हम इसके बेनिफिट्स जो है, ये हेल्थ के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा स्किन के जो बेनिफिट्स हैं उस पे, जो इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे से ये पीडीएफ मांग सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। लॉरिक एसिड है, मिस्टिक एसिड है, पाल्मेटिक है, कैप्रिलिक है, इसके बाद कैप्रिक है, ओलिक एसिड है। तो ये सारी चीजें किस तरह से आपको जो परसेंटेज ऑफ हेल्दी एसिड्स हैं जो इस वर्जिन कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट है। और आपको पता है कि टीएन्स के सारे ही प्रोडक्ट क्वालिटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के साथ आते हैं। तो अगर कंपनी ने अपने ऑफिशियल पीडीएफ में या बॉटल के ऊपर कुछ लिख दिया तो उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो 100% एक्यूरेट ही होगा। ये इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग में या एकमात्र ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लाइबिलिटी इंश्योरेंस देती है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या क्या करेगा। तो ये लॉरिक एसिड है, अगर आप इसको खाते हैं, अगर आप इसको पीते हैं या खाने में यूज करते हैं, तो ये आपके गट को हेल्दी रखता है। एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए इसका आधा ढक्कन आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे एंटासिड टैबलेट लोग बहुत सारे खाते हैं ना सुबह सुबह खाली पेट, पेंटाप्रेजोल या बहुत तरह के ओमेज वगैरह, तो ये वही उसी का काम करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो इसमें माइरेस्टिक एसिड है उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में इंप्रूवमेंट होता है, डाइजेशन में इंप्रूव होता है, तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद इसमें पैल्मेटिक एसिड है जो आपके हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए अच्छा है। अब विंटर में एक ये भी समस्या होती है कि लोग बाल बार बार नहीं धोते, ठंड की समस्या और सूखने की समस्या। तो जिसकी वजह से खास तौर पे जिन लोगों को इची स्किन या इची स्कैल्प स्वेटिंग होती है, कैप पहन के रखते हैं आप विंटर में, तो ऑक्सीजन भी नहीं जाता, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके स्कैल्प को, कैप से आपका सिर ढका हुआ रहता है। तो वो सारी चीजों की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्कैल्प में, आपके हेयर में, उससे ये बचाएगा अगर आप इसको हेयर ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये केवल आपके बॉडी के स्किन के लिए नहीं, आपके सारे पूरे स्कैल्प के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा इसमें जो कैप्टोलिक एसिड है, गुड फॉर ब्रेन सेल्स स्पेशली अल्जाइमर्स। तो अगर आप इसका एक ढक्कन रोज पीते हैं या आधा ढक्कन रोज पीते हैं, तो विंटर में बॉडी को जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलने से जो एंजाइटी स्ट्रेस ये सब बढ़ता है विंटर में, ये आपको उससे बचाएगा। और आपको जिसमें कैप्रिक एसिड है उसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। तो जो चाय आपका, पकौड़े आपके, जो विंटर में जो खान पान की लापरवाही बढ़ जाती है, तो उससे जो नुकसान है उसको ये बैलेंस करने में काम करेगा। तो अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं, आपको डाइजेशन की या गैस एसिडिटी की ये सब प्रॉब्लम रहती है, तो आपका ये एक ढक्कन रोज सुबह पी लेना उनसे बचाएगा। और साथ में इसकी वजह से वेट लॉस भी होता है, ये वेट लॉस में भी ऐड करता है। बहुत सारे दुनिया के जितने प्रीमियम डाइटिशियन हैं वो वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना सजेस्ट करते हैं वेट लॉस के लिए। तो विंटर में जो थोड़ा एक्टिविटी कम होने से आपको वेट पुट ऑन होने लगता है, मीठा ज्यादा खाने लगेंगे, घेवर ज्यादा खाने लगते हैं लोग, चटोरे हो जाते हैं विंटर में, तो उसकी वजह से या फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो वेट गेन की प्रॉब्लम होने लगती है वो कम हो, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद इसमें ओलेइक एसिड है, वो क्या करेगा, मेमोरी को, मूड रेगुलेशन को, तो जो स्ट्रेस मैनेज करने में ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको लेते हैं तो। इसके अलावा इसमें स्टेरिक एसिड है जो आपको एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और फैट टिश्यूज, तो यानी आप फैटी चीजें, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं विंटर में स्वाद की वजह से, तो ये फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये इतने तरीके से आपको, और डाइजेशन के लिए तो ये बहुत ही ट्रेमेंडस है। तो जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इनको तो पूरे साल, लेकिन विंटर में क्यों? विंटर में इसलिए क्योंकि हेयर और स्किन पे इसके लाजवाब results। ये एक तरह से आपके लिए एक लग्जरियस प्री बाथ मसाज का काम कर सकता है। नहाने से पहले बहुत सारे लोग बॉडी मसाज करते हैं, तो एक तरह से ये आपके लिए लग्जरियस और न्यूट्रिटिव प्री बाथ मसाज का काम कर सकता है। आपके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का मसाज भी करते हैं, तो सबको इससे मसाज करने चाहिए, छोटे बच्चों का नहीं, ओल्ड एज का। और इसके अलावा सिर्फ ये प्री बाथ मसाज के लिए नहीं, पोस्ट बाथ हाइड्रेशन, बहुत सारे लोग बॉटल के बॉटल खत्म करते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, मॉइस्चराइजर, तरह तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं, ये मॉइस्चराइजर, वो मॉइस्चराइजर, मिल्क क्रीम वाला मॉइस्चराइजर, फलाना वाला मॉइस्चराइजर, आप उसके ऊपर उसका कॉम्पोजिशन पढ़िए, आपको कोई ना कोई केमिकल मिलेगा। क्यों?
और कुछ नहीं मिलेगा तो वैक्स मिलेगा, पैराफिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्किन की लैक्सिटी मेंटेन करना है, स्मूथनेस मेंटेन करना है, उसके बिना वो होगा नहीं। ये नेचुरल तरीके से आपके स्किन को मॉइस्चर दे करके स्किन की सॉफ्टनेस मेंटेन रखेगा, आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। और मैं ये कह रहा हूं, तो आप ये समझिए कि मैं जब मैं ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होने की बात कर रहा हूं, तो ये उस लेवल तक के स्किन के लिए अच्छा है जहां पे स्किन फटने की कगार पे आ जाता है। बहुत सारे लोगों की स्किन फटने लगती है, पैरों में, हाथों में दरारें आने लगती है, लिप्स फटने लगते हैं, तो आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हैं। एडिबल है, जब जिसको पी सकते हैं उसको लिप्स पे क्यों नहीं लगा सकते? तो जब बहुत सारे लोग लिप बाम रखते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा छोटी सी बॉटल में आप इसको भर के पॉकेट में रखिए। जब भी आपको लिप पे लगाना हो, उसमें थोड़ा सा उस बॉटल को खोल करके थोड़ा सा उंगली पे कीजिए और इसको लगाइए। क्योंकि लिप बाम में भी मॉइस्चराइजेशन क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती है, जब आपका टंग वहां पे टकराता है तो आपकी बॉडी में अंदर जाता है, बहुत कम मात्रा में जाता है, इसलिए तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बॉडी में टॉक्सिन्स तो जा रहे हैं। ये तो एडिबल ऑयल है, कोई खतरा नहीं है। तो लिप बाम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी स्किन में जिसको सोराइसिस, एक्जिमा, रेडनेस, फ्लैकी स्किन, ये सब की प्रॉब्लम है, उसका तो ये ट्रीटमेंट है, उसको ये ठीक करता है। तो ये लगाना शुरू कर दीजिए, वो ठीक होने लगेगा, तो आपके लिए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे विंटर में स्किन थोड़ी ड्राई होती है तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, तो जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ये विटामिन ए, डी, ई और के है, जिसकी वजह से ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करेगा, यानी आप जल्दी बुढ़े नहीं होंगे। झुर्रियां, फाइन लाइंस, ये सब, सैगिंग स्किन, स्किन लटक जाना, ये सब चीजें नहीं होने देगा। तो आप यहाँ पे जो बाकी विंटर में आपका खर्चा तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि आप उस खर्चे, ड्राई स्किन होगी तो कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर तो आप लगाएंगे, बॉडी लोशन लगाएंगे। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा सिर्फ ये होगा कि वो आपको ड्राइनेस से बचा लेगा। वो भी कब? सुबह 9 बजे लगाएंगे तो 2-3 बजे तक फिर से ऐसे करेंगे, निशान आने लगेगा। टीवी पे कुछ ऐड दिखाएगा फलाने ब्रांड का लगाओ तो 12 घंटे तक रहेगा। ये आप लगाएंगे तो 24 घंटे तक। वो जो मॉइस्चर का इफेक्ट है वो 24 आवर्स के लिए रहेगा। तो खर्चा आपको बचाने, वो उतने ही खर्चे में, उतने उससे भी कम खर्चा पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट अच्छे ब्रांड के जो मॉइस्चराइजिंग या बॉडी लोशन वगैरह आते हैं वो कॉस्टली आते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको एक एडवांटेज देंगे और थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी देंगे। ये आपको एक ही एडवांटेज नहीं देगा, ये आपको कई तरह के, आप आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, ये आपको कई तरह के एडवांटेज देंगे। और यही नहीं है कि ये आपको जो स्किन के जितने भी प्रॉब्लम से उससे बचाता है, ये हेयर केयर के लिए भी अच्छा है। आप इसका मसाज आप अपने स्कैल्प पे कर सकते हैं, तो ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से प्रमोट करता है। हेयर फॉल को तो अरेस्ट करेगा ही, हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से प्रमोट करता है। और इसका कॉम्बिनेशन, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है कि आप वीक में एक दिन बालों में जो हमारा आंवला एंड नीम ऑयल है वो लगाइए, और दूसरे दिन वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाइए, और कमाल देखिए। 45 डेज के बाद आपको कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। हेयर फॉल में तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा, हेयर ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 45 डेज के बाद आपको कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। और आपके बाकी रेगुलर मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन की तरह ये स्टिकी नहीं है, बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी अगर आप इसको लगाने के बाद अच्छे से रब करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं आपने कोई ऑयल मॉइस्चराइजर ऐसे लगाया है। दूसरे लोग जब आपको टच करेंगे तो वो सरप्राइज होंगे कि यार तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, कितने लकी हो तुम, तुम्हारी स्किन अच्छी है, विंटर में भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल मॉइस्ट लग रही है, जबकि उनको पता ही नहीं आपने ऑयल लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बिल्कुल नॉन स्टिकी है। आप हेयर ऑयल भी के तौर पे भी लगाएंगे तो बालों में पता नहीं चलेगा कि इसने ऑयल लगाया, तो बाल चिपचिपे नहीं होंगे। तो विंटर में भी आप लगा सकते हैं। हेयर फॉलिकल्स या जो ये रूट्स है उसको नहीं क्लॉग करेगा, बालों में धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी। और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है वर्जिन कोकोनट ऑयल में, और विटामिन ई है उसकी वजह से। तो ये आपके स्किन को, कभी आप विंटर में होता है बहुत सारे लोग सनबाथ लेने लगते हैं, धूप निकलते ही स्वेटर जैकेट वैकेट निकाला, यार थोड़ी धूप लगने दो, लेकिन बहुत सारे लोग टैनिंग होने के डर से वो नहीं करते हैं। तो ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा यूवी रेज से भी। यूवी रेज से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो आप ये मत समझिए कि इसको लेकर के आप धूप में निकल गए तो ये जो आपका सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला है या जो एंटी टैनिंग क्रीम से उसका देगा, लेकिन माइल्ड जो सन लाइट है उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने देगा, ये उससे बचाएगा। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनका मसाज बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। जिन लोगों के घर में इन्फेंट्स हैं, 6 महीने साल भर के बच्चे हैं, उनका मसाज बहुत ही
क्रूशियल हो जाता है, तो उसके लिए बेबी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। जॉनसन बेबी ऑयल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और उस कंपनी के साथ ही सिर्फ बेबी ऑयल पे नहीं, बाकी सारे प्रोडक्ट पे भी कितने कंट्रोवर्सीज जुड़े हुए हैं वो आप सब जानते हैं। तो जब आपके पास एक 100% नेचुरल, 100% नेचुरल, 99.9 भी नहीं यूज किया गया है यहाँ पे, 100% नेचुरल बेबी ऑयल अवेलेबल है, तो क्यों आप कोई और ऑयल यूज करना चाहते हैं? ये इतना ही शुद्ध और अच्छा है जितना माँ का दूध होता है बच्चे के। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई भावनाओं में बह के कह रहा हूं, ये साइंटिफिक है कि जो मदर्स का मिल्क है उसमें सोडियम मोनोलॉरिक एसिड होता है, जो इस वर्जिन कोकोनट ऑयल में भी होता है। और वे आपकी बॉडी में जा करके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो करके आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं। आप उसको पीजिए या स्किन के थ्रू जाए तो इसीलिए जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इट इज एज गुड एज मदर्स मिल्क फॉर द इन्फेंट। उसके अलावा ये आप बच्चे के स्किन को नॉरिश तो करेगा ही, मॉइस्चराइज भी करेगा और उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, और उसमें एक नेचुरल ग्लो लाएगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। बच्चे ने सूसू कर दिया, उसकी वजह से उसके डाइपर में, या आप डाइपर बार बार नहीं बदलते हैं, बच्चों के कपड़े भी कम ही चेंज करते हैं, बच्चों के कपड़े धोने में और परेशानी होती है। चलो बड़े के कपड़े अगर गीले हो गए, नहीं सूखे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों के कपड़े अगर नहीं सूखे, क्योंकि बच्चों के कपड़े बार बार गीले होते हैं, तो इसलिए बार जो जो ड्राई है उसको बार बार नहीं बदला जाता, तो इसलिए उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होता है। तो इसकी, अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल से बच्चे का मसाज करते हैं, तो कपड़ों से जो बैक्टीरिया स्किन में जा सकता है उससे ये बचाएगा, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है इसमें। तो तरह तरह के इन्फेक्शन से आपके बच्चे को बचाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपको बच्चे को जब डाइपर वगैरह पहनाते हैं, उसकी वजह से जो रैसेस वगैरह होने का होता है या माइनर ब्रूसेस होते हैं, उससे भी आपके बच्चे को बचाएगा। और अगर हो गया तो उसके ऊपर लगाएंगे तो उसको रिपेयर, जैसे डाइपर के रैसेस वगैरह होते हैं, उसके ऊपर अगर आप वर्जिन कोकोनट कोई क्रीम दूसरा लगाने की बजाय आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा देंगे, तो वो उसको, उससे भी उसको ठीक भी करने लगेगा। बाकी आप इसके टोटल बेनिफिट्स को समराइज तौर पे देखना चाहते हैं, तो मैं इसको लेंदी नहीं करना चाहता, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में मेरे से मांग लीजिएगा। ये तो हो गया वर्जिन कोकोनट ऑयल के बाद पर्सनल केयर होम केयर में। फेस वॉश में आपको बता चुका हूँ, नाइट क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है क्यों, वो भी मैं बता चुका हूँ। क्योंकि नाइट क्रीम को अगर आप इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, थोड़ा सा नाइट क्रीम निकालिए हाथ पे, उसमें 2 ड्रॉप वर्जिन कोकोनट ऑयल डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए, तो वो आपके लिए मॉइस्चराइजिंग नाइट क्रीम बन जाए। और कहने के लिए नाइट क्रीम है, मैं तो उसको डे में ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को तो रात में याद ही नहीं रहता मोस्टली। तो उसका इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब जब एंटी एजिंग इफेक्ट्स की बात करें, तो सिंस रिपेयर का काम रात में होता है, तो रात में लगाने के फायदे ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन में लगा रहे हैं तो उसका कोई नुकसान है, दिन में भी फायदा होगा। तो आप उसको डे नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको मॉइस्चराइजिंग नाइट क्रीम के तौर पे बनाना चाहते हो, तो उसमें सिर्फ एक बार में जितना लगाते हो उसमें 1 या 2 ड्रॉप ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला दीजिए। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है, महंगे और सस्ते के चक्कर में लोग पड़ते, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिको डिश वॉश। आप में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे लोग महंगा समझते होंगे। तो कृपया हाथ उठाइए कि डिको डिश वॉश किस किस को महंगा लगता है, किस किस को लगता है कि इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, और किसके किसके घर में अभी भी विम या प्रिल या दूसरे डिश वॉश इस्तेमाल हो रहे हैं, और किसी को नहीं लगता? किसको किसको महंगा लगता है, ईमानदारी से पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा कि आपको महंगा क्यों नहीं लगता। तो आप सोचते हो कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगी बच जाऊंगी, महंगा तो लगता है। मैं अपने घर में विम ही यूज करने, तो मैं बोलूंगा कैमरा ले जाकर के दिखाओ अपने किचन में, आपके किचन में कौन सा यूज कर रहे हो, तुरंत पता चल जाएगा सच। तो सच का सामना नहीं करना चाहते तो ईमानदारी से जिसके भी घर में ये डिको डिश वॉश नहीं यूज हो रहा है, कोई दूसरा ब्रांड यूज हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, वो हैंड रेज कीजिए। जिसके भी घर में अभी डिको डिश वॉश नहीं है, हैंड रेज करें, तो मैं किसी का भी नाम माइक अनम्यूट करके बोलूंगा दिखाओ आपके किचन में कौन सा है। देखो अभी फटाफट कैसे हाथ उठने लगे। तो यार सारे आप एडल्ट हो, झूठ बोलने में शर्म तो करो इतनी छोटी सी बात के लिए।
ओके। अंजू जी आप बताइए, आपके घर में डिको डिश वॉश क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? अंजू मालिया बताइए। बताइए, इतना हेलो। क्या सोच रहे हो? हाँ हेलो हाय छोड़िए, सीधे जय माता दी बोलिए, बोलिए। सर गुड। हाँ बोलिए सर गुड बोलिए। मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर अभी प्रोडक्ट तो सब है, लेकिन अभी इस बारे में कभी गहराई से सोचा ही नहीं। लेकिन अब सोचे। लग रहा है कि रखना रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा उसको क्यों रखना पड़ेगा। जी जी हाँ जी। शशि बालाजी आप बताइए, आपके घर में क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? ओहो, जब पुराना जनरेशन ही खराब है, जब सुदेश मैम ही नहीं यूज करे तो शशि बाला मैम को कौन बताएगा? रह दीजिए, आपकी गलती नहीं, फिर आपसे नहीं पूछूंगा, सुदेश मैम से ही पूछता हूँ। आप बताइए आपके घर में क्यों नहीं यूज हो रहा मैं तो सोच रही हूँ सर करने की, क्योंकि मैं सर तो मैं धीरे धीरे बीच बीच में चालू कर रही लाती हूँ, हूँ। खत्म हो जाता है तो कई बार जाना नहीं हो पाता, तो इस वजह से मुझे है? कई तो बार एक्स्ट्रा ला के रखो ना मार्केट वाले मैडम, मेरे घर में अभी भी। आपको मैं दिखा दूंगा, किचन में तो है ही 3 बॉटल भरे हुए पड़े हुए हैं। जी क्योंकि सर। भाई बाकी और कोई चीज जो मैं यूज करता हूँ खत्म हो जाए तो चल जाएगा, जो होम नहीं सर मिनिस्टर के इस्तेमाल की चीजें वो खत्म हो जाए तो गालियां किसको खानी है? नहीं सर, वो मैं तो तो मैं धीरे धीरे एक्सप्रेसली तीन करनी चार बॉटल चालू एक्स्ट्रा हूँ। ला के रखता हूँ। पिंकी जी आप बताइए, और आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? आपके घर में क्यों नहीं है बताइए। सर मैंने अभी तक यूज ही नहीं करा, तो क्यों? मैंने अभी क्यों सोचा नहीं है यूज कि इस करा? वही बार तो यूज मैं पूछ रहा हूँ, करूंगा। क्यों नहीं यूज करा है? बर्तन नहीं धोते घर में? आपके घर में बर्तन धुलते नहीं है? नहीं बर्तन। पत्ते में खाते हो? सर नहीं सर, ना डिस्पोजल में खाते, ना गंदे बर्तनों में खाते, खाते तो साफ ही बर्तन में है। पर हाँ तो क्यों नहीं मेरे इस्तेमाल को होता लगा है? नहीं, महंगा लगता है। महंगा लगता है, ओके। इसमें शर्माने वाली ओके। क्या बात है, जो चीज अच्छा है वो चलिए, है। महंगा लगता है, चलिए आप ही पे से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी फिर और भी जितने महंगे वाले लोग होंगे उन सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कौन सा यूज करते हो, कौन सा लिक्विड यूज करते हो? जिम वाला। विम वाला। विम का आधा लीटर कितने का है? पता नहीं सर, इकट्ठा ही सामान आता है उसमें, कभी किसी नहीं देखी। 1 मिनट, मैं पता कर लेता हूँ। हम चलेंगे गूगल में, गूगल में सर्च करेंगे कि भाई विम लिक्विड डिश वॉश, विम लिक्विड का आधे लीटर वाला पैक, शॉपिंग में जाएंगे तो प्राइस आ जाएगा। विम का जो आधा लीटर वाला है जेल, 215 रुपए, कहीं पे 224 का है, कहीं पे 215 का है। दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, 500 ml। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक दिख है, रहा है। 224 का है ये। जो पाउच वाला आता है वो 215 का है। ठीक है। एक बॉटल लीटर। वाला सर। हाँ बॉटल बॉटल वाला, बॉटल वाला 200, ये 224 का है। येलो वाला। हाँ लेमन वाला एक 130 का भी है, एंटी स्मेल लिक्विड। तो 399 का ये विम का ग्रीन वाला है। ये 250 ml वाला जो एंटी बैक्टीरियल है, ये 399 का। दिख रहा है आपको ग्रीन वाला? हाँ जी हाँ जी। ग्रीन वाला जो एंटी बैक्टीरियल है विम का, यही मैं दिखाना चाहता था आपको, कि एंटी हाँ बैक्टीरियल जो जी विम का है 399 रुपए का है। और हाँ जी। कितना है ये? आधा लीटर। भाई आंखें हैं तो चश्मा लगा लो, कितना है? नहीं नहीं, दो 250 है भाई। आप लोग, चक्कर क्या है कि हमारे पास जो डिश वॉश है वो हर्बल है और एंटी बैक्टीरियल है। आप उसको कंपेयर किससे करते हो? विम के केमिकल वाले से। ठीक है। तो पहले मैं सीधा सीधा प्राइस कंपैरिजन दिखा देता हूँ। इसका एंटी बैक्टीरियल जो है 250 ml 400 रुपए का है। ठीक है। अच्छा। और हमारा एंटी बैक्टीरियल 500 ml 345 रुपए का है। तभी आप कहते हो कि ये महंगा है? ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? आधा हाँ जी। अब बताओ कौन सा महंगा है? महंगा तो वाला है। हाँ विम वाला ही है। महंगा कोई नहीं है हमारा प्रोडक्ट, बस आप लोगों की सोच ना गलत हो गई है। और वो येलो वाला यूज करते हैं ना, उसमें पढ़ते थोड़ी है, हाँ बस मैं उसमें बोला अब मैं होता अब मैं है। अब मैं मैडम येलो वाले पे आता हूँ। येलो वाला कहीं 224 का है, कहीं 215 का है, यही है ना आधा लीटर। तो वो तो काफी सस्ता हुआ। हमारा 345 का, वो एवरेज 224 रखना, 200 रख लो राउंड फिगर में, हो सकता है आपका दुकानदार पहचान वाला हो। ठीक है। तो घर से थोड़ी देगा सर, वो पहचान वाला है तो। अरे थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दे, मान लीजिए आप रेगुलर कस्टमर है तो 200 रुपये मान लेते हैं।
200 रुपए में आपको आधा लीटर मिल रहा है, यहाँ पे वही आधा लीटर 345 रुपए में मिल रहा है। खूबियों को थोड़ी देर के लिए गोली मारो, जो इसमें एक्स्ट्रा खूबियां हैं उसकी बात भी बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए खूबियों को गोली मारो, दोनों सेम है मान लेते। लेकिन जो टीएन्स का डिश वॉश आता है उस पे क्लियरली मेंशन है पीडीएफ में कि वो ट्रिपल कंसंट्रेट फॉर्मूला के साथ आता है। ट्रिपल कंसंट्रेट फॉर्मूला का क्या मतलब है कि उसको 3 गुना बनाया जाना है, उसको इस्तेमाल करने से पहले 3 गुना बनाना है। मतलब कैसे कि आपको आधा लीटर अगर आपने बॉटल लिया है तो उसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना है। 1 लीटर पानी मिला करके उसको शेक कर दीजिए, वो पूरी तरह से घुल जाएगा। यानी आपके पास, आपने खरीदा आधा लीटर, लेकिन आपके पास टोटल कितना हो गया? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हो गया। 1.5 लीटर विम का कितना प्राइस पड़ेगा मैडम? अगर हम 200 रुपए के हिसाब से भी देखें 500 ml वाला, तो 600। तो सस्ता कौन सा हुआ? सस्ता कौन सा होता? अभी जब जिसकी जिसकी ये सोच थी कि टीएन्स वाला महंगा है, एक पत्थर उठाओ और अपने सर पे 3 बार मारो, क्योंकि झटके की जरूरत है आप लोगों को। ना तो मैं पागल हूं, ना मेरे पास हराम की कमाई कि जस्ट बिकॉज मैं टीएन्स कंपनी से जुड़ा हुआ हूं कि इसका महंगा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लूंगा। मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, अंध भक्त मैं नहीं हूं किसी कंपनी का। मेरे से ज्यादा एनालाइज कोई नहीं करता। आपने देखा होगा कि मैं प्राइस एनालिसिस हर प्रोडक्ट की निकालता हूं। जब लॉन्च होता है ना तभी मैं मार्केट के, आप लोग तो सिर्फ गूगल करके नहीं, मैं मंगा के क्वालिटी चेक करता हूं कि खाली कहने के लिए है कि वाकई में क्वालिटी में फर्क है। तो मैं भले टीएन्स कंपनी के साथ जुड़ा हूं, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके साथ कम कर रहा हूं, कमाई भी अच्छी है, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं कि कंपनी ने कह दिया मैं मान लूंगा। सर इस बार भी क्लोजिंग में ले लेंगे। आपको हर महीने यही इस्तेमाल करना चाहिए। खत्म होने की क्या प्रॉब्लम है? आप 2 बोतल रख के रखो, एक बोतल जैसे ही खत्म हो गया एक बोतल और ले आओ, एक बोतल खत्म हुआ एक बोतल और ले आओ, कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, खत्म हो 2 बोतल लाएंगे और एक बोतल खत्म होते ही नया स्टॉक मंगा लेंगे, तब तो खत्म होने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और ऐसे ही सर है अचानक। तो और दूसरी चीज ये, आप एक 2-3 चीजें चेक करके देखना। ये मैं क्यों बोल रहा था विंटर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप बर्तन धोते हैं ना, बर्तन धोने के बाद नॉर्मल समर में भी आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं। कुछ लोगों के जो पहले से ड्राइनेस स्किन है उनके तो नाखून नाखून के पास या इस एरिया में स्किन फटने लगती है। इससे आप हाथ धो करके, इससे आप बर्तन धो करके देखना, आपको लगेगा ही नहीं मैंने बर्तन धोया, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि केमिकल है ही नहीं इसमें। आप विम का एड देखते हैं टीवी पे, तो उसमें क्या बताता है? इसमें है 100 नींबुओं की शक्ति। एक नींबू 5 रुपए का भी पकड़ो तो 100 नींबू कितने का हुआ? 500। तो 200 रुपए में आपको 500 नींबू, 500 रुपए के नींबू की शक्ति थोड़ी मिलती है। उनका कहने का मतलब है कि 100 नींबुओं में जो एसिड होता है उसकी जितनी क्लीनिंग पावर है उतना पावर इसमें है, शक्ति है इसमें। 100 नींबू नहीं है, 100 नींबुओं की शक्ति है। वो गलत नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। वो ये नहीं बोल रहे कि इसमें 100 नींबू है, वो बोल रहे हैं इसमें है 100 नींबुओं की शक्ति। तो वो केमिकल सिंथेसिस से वो जो एसिड बनाया गया वो उसमें डाला गया। वो एसिड जरूरी है आपके जो चिकनाई है वो हटाने के लिए। एड में भी दिखाता है ना, चिकनाई को तुरंत चिकनाई पे करे वार। वो चिकनाई हटाने के लिए वो केमिकल जरूरी, लेकिन वो केमिकल आपके हाथों की स्किन के लिए हार्श हो जाता है, इसलिए आपके हाथों की स्किन खराब होती है, एक नुकसान। दूसरा, वो केमिकल धुलने में बड़ा जिद्दी होता है। अब बर्तन धोने के बाद कोई भी मार्केट में मिलने वाला जो भी ब्रांड है उससे टिकिया से लिक्विड से धो, उसको 2-3 बार खंगाल लो, 4 बार खंगाल लो, उसके बाद बर्तन सूखने के लिए डाल दो आप जो आपका यूटेंसिल स्टैंड है उसमें। जब वो सूख जाए उठाओ, उस पर उंगली चलाओ, उंगली का निशान बनेगा क्लियर। वो क्यों? या जहां जहां पे ड्रॉपलेट्स रख के सूख जाते हैं ना, पानी का बूंद जहां पे सूख जाता है वहां पे आप देखेंगे, वहां पे क्लियर आपको व्हाइट व्हाइट लगेगा कि कुछ पाउडर जैसा चिपका हुआ है। वो वही केमिकल है जो चिकनाई हटाने के लिए डाला। अगर वो केमिकल ना डाले तो चिकनाई नहीं हटेगी, बाकी चीजें तो साफ कर देगा। तो बाकी अगर चिकनाई नहीं है तब तो खाली पानी से भी साफ कर दो, बर्तन साफ हो जाता। लेकिन अगर चिकनाई है तो उस केमिकल के बिना साफ नहीं है। अब वो केमिकल आपके हाथ को तो नुकसान पहुंचाता है, ये प्लेट पे जो चिपका हुआ रह जाता है, जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जाता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जाता है। वो अंदर जाके करता क्या है? वो अंदर जाकर के एक कमाल का काम करता है। वो कमाल का काम क्या है कि वो केमिकल का गुण क्या है? केमिकल का गुण कह लो, दुर्गुण कह लो, जो कह लो, वो है कि वो चिकनाई हटाता है।
अब जब वो चिकनाई हटाता है तो आपके अंदर जाकर के भी वही कमाल दिखाएगा। तो आपके जो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली चीज तो है नहीं, केमिकल है, बॉडी को चाहिए नहीं, तो उसको सब सारे बॉडी के ऑर्गन डिस्कार्ड करते 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 कहाँ पहुंचा देते हैं, आपके कोलोन में। कोलोन में जाकर के उसको थोड़ी देर रुकने का टाइम मिलता है, तो वहां पे वो कलाकारी दिखाता है। कोलोन के अंदर आपके गट में जो चिकनाई है अंदर, जिसकी वजह से जब गट का बॉवल का जब मूवमेंट होता है, तो जिसकी वजह से लैट्रिन नीचे सरकता है, उस चिकनाई को वो खत्म कर देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की समस्या आजकल इतनी बढ़ रही है, उसके पीछे ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप विम के बदले या कोई भी दूसरे मार्केट ब्रांड के बदले टीएंस आप इस्तेमाल करेंगे, तो एक ये भी फायदा होगा। तीसरा, घर में जो बाकी चीजें होती है जैसे टैप वगैरह, जो नमकीन खारा पानी होता है ना, उसकी वजह से व्हाइट व्हाइट जो लग जाता है, या घर में और भी कोई भी मेटल की चीज है, जैसे पूजा के बर्तन आपको साफ करने हैं, पीतल के, तांबे के, कुछ भी आप इससे साफ कर सकते हैं। किसी भी चीज को ये खराब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं। कोई भी मेटल सरफेस आप इससे क्लीन कर सकते हैं, कोई भी मेटल सरफेस, किसी भी चीज को ये खराब नहीं करेगा। तो ये एक मल्टीपर्पस मेटेलिक वॉश आपके लिए, ये केवल डिश वॉश नहीं है, मल्टीपर्पस वॉश। ठीक है, तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। सविता जी ने बहुत देर से हाथ उठा रखा है, फाइनली थक के बेचारे ने नीचे कर लिया। हाँ जी मैम बताइए। सर मैं ये कह रही थी, इन लड़कियों को जो जो बर्तन मांजती हैं, भैया थोड़ा बहुत खर्चा कर लो। मतलब पहली बात तो सर ने जो बोला सस्ता ही पड़ता है यार, है ना। और जिसको अपने हाथों से प्यार है उनको तो करना ही चाहिए। मतलब जब से मैंने ये वाला डिश वॉश यूज करा है ना सर, मैंने ये जो क्या बोलते हैं वो लड़कियां करवाती है मैनिक्योर, वो नहीं करवाया। वरना मैनिक्योर पहले पैडिक्योर करवाना कराना, पड़ता था। आपको मैनिक्योर कराना ही इसलिए पड़ता है क्योंकि आप बर्तन मांजते हो। हाँ, गंदे काले हो नहीं चलो, जाते थे ये वो जो। मैनिक्योर का छोड़ भी दो। आप 200 रुपए का डिश वॉश यूज कर रहे हो, और सिंस हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद 100 रुपए का हैंड वॉश हाथ धोने के लिए, हाँ, और उसके बाद फिर 200 रुपए का एक मॉइस्चराइजर हाथ में लगा मॉइस्चराइजर। रहे हो, तो कुल मिला के 500 तो वैसे भी हो गए। वही वो दुनिया भर का वैसलीन लगा के खत्म कर दिया। इसीलिए तब तभी तो मैंने बोला ना कि घर के बाहर जाओ, एक पत्थर उठाओ और 3 बार ठोको अपने सर को, झटके की जरूरत है आपको, अगर अच्छा, आपको ये सर्दियों महंगा में लगता है। सर टीएल्स पहले का ये कोई हाल भी हो। प्रोडक्ट अगर आपको महंगा लगता है, तो आपको झटके की जरूरत बच्चे ना मॉइस्चराइजर नहीं लगवाते थे मेरे से, हाथ गंदे हो मतलब वैसे होते थे, फटे फटे, है ना। है। इसके ये बाद प्रॉब्लम से सबको होती है, और सारे विंटर में प्रॉब्लम ये सॉल्व बढ़ हो गए। जाती है, तो आप ये जरूर हाँ। यूज इस्तेमाल करें। तो ये प्रोडक्ट का ध्यान रखें कि पर्सनल केयर और होम केयर की चीजें आप ये, और इसके अलावा एक और चीज है पर्सनल केयर और होम केयर रेंज में, जो आपके पास विंटर में तो जरूर, वैसे तो टीएंस के सारे प्रोडक्ट राउंड द ईयर आप यूज कीजिए, दिस इज रिकमेंडेड, बट विंटर में आपको स्पेशली यूज करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उस प्रोडक्ट का नाम आप लोगों में से कोई बताए, हैंड रेज कीजिए, ऐसा क्या है जिसकी विंटर में इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो पर्सनल केयर होम केयर की कैटेगरी में। जी सारा मैम बताइए। सोप सर। सोप, बिल्कुल सही। कौन सा सोप? गोट मिल्क वाला सोप। क्यों? क्योंकि आप नहाने के लिए तो वर्जिन कोकोनट ऑयल तो नहाने के बाद लगाएंगे, तो उससे आपको ड्राइनेस कम होगी। लेकिन अगर नहाने से जो साबुन से ड्राइनेस आती है वो हो ही ना, तो तब तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ना, आपको बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा कोकम बटर वाला सोप आता है, उसमें ऑलिव ऑयल भी है, कोकम बटर भी है, गोट मिल्क भी है। और आप जानते हैं कि वो सोप, जॉनसन बेबी सोप से हम उसको नॉर्मली डेमो करते हैं, तो उससे बेहतर है। आप उसका डेमो का वीडियो अवेलेबल है, ऑनलाइन देख सकते हैं। कई मामलों में बेहतर है, और दूसरा वो भी सस्ता पड़ता है। कुछ लोगों को भी लगता होगा कि अरे वो 135 रुपए का है, जॉनसन बेबी सोप उतने ही वजन का 70-80 रुपए का आता है। तो आप एक काम करना, पानी में अच्छे से जॉनसन बेबी सोप को गीला कर देना, और पानी में अच्छे से टीएंस के सोप को गीला कर देना, दोनों को छोड़ देना। सुबह गीला करके छोड़ देना, शाम को दोनों सोप का वजन कर लेना, आपको पता चल जाएगा सच्चाई कि कोई महंगा क्यों है, कोई सस्ता क्यों। 3 मिनट में के अंदर में पूरी तरह से ड्राई हो जाता है यूज करने के बाद। ये साबुन तो अपने आप गलता नहीं रहे, बाकी सारे साबुन बाथरूम में रखे रखे गलते रहते। अगर आपके घर में एक जॉनसन बेबी सोप या कोई भी दूसरा सोप 1 हफ्ता चलता है, तो टीएंस का सोप 3 हफ्ता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मोटा है या बहुत भारी है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप नहीं गलता है। और कोई भी साबुन अपने आप नहीं गलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक
चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग कौन सा साबुन यूज करते हैं। साबुन कितने तरह के होते हैं? इंडिया में 85% 90% लोगों को यही नहीं पता है कि साबुन के टाइप कितने होते हैं और कौन सा साबुन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मोटे तौर पे दो तरह के साबुन हैं, एक होता है टॉयलेट सोप और एक होता है बेदिंग सोप। और याद रखिए, मार्केट में अवेलेबल 99% सोप जो है वो टॉयलेट सोप है, बेदिंग सोप नहीं है। जो टीएफएम ग्रेड 1 सोप होता है वही बेदिंग सोप के तौर पे क्वालिफाई होता है, और वो सारे आपको टीएन्स वाले सोप से महंगे मिले। इंडिया में सबसे सस्ता बेदिंग सोप टीएन्स का है। बाकी सारे टॉयलेट सोप है, आप सोचते हो मैं लक्स लगा रहा हूं, सिंथॉल लगा रहा हूं, वो बेदिंग सोप नहीं है। दोज आर टॉयलेट सोप्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये आप गूगल कर लेना, क्योंकि अभी सेशन का खत्म होने का टाइम आ रहा है। इन दोनों में फर्क क्या होता है टॉयलेट सोप में और बेदिंग सोप में? अब तो गूगल में टाइप करने का भी झंझट नहीं है। आप उसका माइक्रोफोन वाला फीचर यूज करो, टॉयलेट सोप और बेदिंग सोप में क्या फर्क है आपको बता देगा कि इंसान के शरीर के लिए कौन सा अच्छा है। एक तीसरा कार्बोलिक सोप भी होता है, वो मोस्टली जानवरों को, घोड़ों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इंसान तो वो नहीं लगाता। लेकिन टॉयलेट सोप और बेदिंग सोप में तो आप समझते होंगे कि ये साबुन सस्ता है, तो बेसिकली वो नहाने वाला है ही नहीं, तो सस्ता तो होगा ही। और उसमें भी ऐसी चीजें मिला देते हैं कि वो अपने आप ही गलता रहे। तो ये साबुन भी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। और ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, वही चीज जब आप डेमो के लिए जाएं, चाहे किसी भी डेमो के लिए जाएं, तो लोगों को बताएं, क्योंकि इन चीजों का असर उसको तुरंत पता चलेगा। वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा उसको दे के आएंगे ना, वो अगले दिन लगाएगा, उसको तुरंत पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाकई में कमाल की चीज है। एक छोटी डिबिया में आप उसको वो दे के आ जाइए, अपना डिश वॉश, और उसको बोलिए इस्तेमाल करने के लिए, उसको एक दिन में डिबिया उसी टाइम में घर में, आप जाएंगे डेमो दिखाने के लिए, होम मीटिंग के लिए, आपको चाय तो पिलाएंगे ना, वही चाय के कप उसको बोलिए सामने धोने के लिए, 1 मिनट में डिफरेंस पता चलेगा उसको। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके सेहत को भी इन्हांस करेगी, आपके रूप रंग को भी इन्हांस करेगी, और आपके इनकम को भी इन्हांस करेगी। तो इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बताइए, और खुद भी हेल्दी रखिए। और खास तौर पे जो मैंने बाकी हेल्थ इश्यू